अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम ऐसे के इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करेंगे, किस तरह लिखना होता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। मूव टू इंट्रोडक्शन पार्ट आफ्टर राइटिंग योर आउटलाइन। मैंने ना इन माई प्रिपरेशन जर्नी आई हैव लिसन फ्रॉम मैनी टीचर्स कि आप ना आउटलाइन को बाद में लिखा करो। लेकिन जो मेरे अपने टीचर हैं उनके मुताबिक और जो मैंने एनालाइज किया, अपने अल्हम्दुलिल्लाह मैं किए भी सही, मैंने मॉक्स दिए, मैंने अपने जो ओरिजिनल एग्ज़ाम्स दिए, मैं पीएमएस का भी क्वालिफायर हूँ ऐसे का, मैं सीएसएस का भी ऐसे क्वालिफायर हूँ। तो मैंने जो एनालाइज किया है कि आप कभी भी अगर आउटलाइन को इंट्रोडक्शन के बाद लिखते हैं तो ये कोई लॉजिक नहीं बनती, बिकॉज हम कभी भी अपना जो प्लान है उसको एग्जीक्यूट करने के बाद हम उसका खाका तैयार नहीं करते। मतलब कि हम कभी भी ऐसा नहीं करते कि हम पहले प्लान को एग्जीक्यूट कर लें फिर बैठ के देखें कि हाँ यार हमने प्लान किया क्या था। तो जो आपकी आउटलाइन है वो बेसिकली आपकी एक स्केच है ऑफ योर ऐसे। तो आपने पहले अपना स्केच बनाना है, फिर आपने फर्दर मूव करना है ना। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप पहले मूव कर जाएं फर्दर और फिर वापस आके आप अपना स्केच को बनाएं। तो इस तरह नहीं होता। मतलब कि आपने, इन माय ओपिनियन, वन कैन डिनाई इट, और आपकी दूसरी ओपिनियन भी हो सकती है, आपका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। आई एग्री विद यू और मैं बहुत रिस्पेक्ट भी करता हूँ। मैं जस्ट सिर्फ अपना एक एनालिसिस जो है मैं वो यहाँ पर देना चाहता हूँ कि इन माय ओपिनियन आपको पहले आउटलाइन लिखनी चाहिए, फिर आपको इंट्रोडक्शन वाली साइड पे जाना चाहिए, बिकॉज इससे आपको बहुत से बेनिफिट्स होते हैं। पहला कि आपकी जो वो हमने लॉजिकल सीक्वेंसिंग वाली जो बात की थी वो हमें होता है आइडिया, और हम एक प्रॉपर, क्योंकि अब हमारे पास एक प्लान्ड रास्ता होता है, हमारे पास एक पूरा फुल फ्लैज एक प्लान होता है कि आपने पहले कॉजेज लिखनी है, फिर आपने इम्पैक्ट्स लिखने हैं, फिर आपने सॉल्यूशंस लिखने हैं, और कॉजेज के अंदर भी ये पॉइंट्स हैं। तो इससे आपको आइडिया हो जाता है। अगर आप फॉर एग्जांपल रफ लिख भी लेते हैं, ठीक है, तो फिर भी आप कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे कुछ गलती कर बैठते हैं। तो इसमें और दूसरा ये है कि हमें ना समटाइम्स कुछ पॉइंट्स याद आ जाते हैं बाद में जब हम लिख रहे होते हैं, तो हम उनको भी किसी न किसी तरीके से ना ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो अल्टीमेटली एट द एंड अगर आप आउटलाइन लिखेंगे तो कुछ आप इस तरह का मिस कर बैठेंगे जो आपने अपनी आउटलाइन में नहीं लिखा था, या लिखा था और वो आप फर्दर अपने ऐसे में नहीं लिख सके, या आप आउटलाइन के अंदर कुछ ऐसा मेंशन कर देंगे जो आप अपने ऐसे के अंदर नहीं लिख सकेंगे। तो बहुत सी ऐसी कम्प्लेक्सिटीज हैं जो कि होती हैं, इसलिए इन माय ओपिनियन आपको अपना जो आउटलाइन है वो इंट्रोडक्शन से पहले लिखनी चाहिए। दूसरा, इंट्रोडक्शन जो होता है वो बेसिकली क्या करता है, टेल्स द एग्जामिनर व्हाट इज इंक्लूडेड इन योर ऐसे। आपका ऐसे है क्या। वो बेसिकली आउटलाइन जो हमने बनाई थी वो आपके ऐसे का प्लान था। जो इंट्रोडक्शन है ना, वो आपके एग्जामिनर को बताएगा कि आपने इसके अंदर डाला क्या है। आपने अगर फॉर एग्जांपल आगे कुछ आप बिरयानी बनाने जा रहे हैं, तो आपने बताना है एग्जामिनर को कि सर इसकी जो इंग्रेडिएंट्स है ना वो क्या है, मैंने इस बिरयानी के अंदर क्या डाला है, बेसिकली इसके अंदर कौन से चावल हैं जो कि मैं डाल रहा हूँ, उसके अलावा कौन से ऐसे मसाला जात हैं जो कि मैंने डालने हैं, और उसके अलावा कौन सी ऐसी रेसिपी है जिसको मैं यूज़ करते हुए मैं फर्दर एक बिरयानी प्रॉपर बनाऊंगा। तो ये क्या करता है जी, ये आपके एग्जामिनर को बताता है कि आपने अपने इस ऐसे के अंदर क्या लिखा है। लेकिन यहाँ पर आपने मेजर जो आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको आपने डिटेल में लिखने नहीं लग जाना। यहाँ पर जस्ट आपने उनको हाईलाइट करना है, आपने जस्ट एक ओवरव्यू देना है, एंड यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। स्टेप्स क्या हैं जी। सबसे पहले 3 to 4 सेंटेंसेस इन द बिगिनिंग एज अटेंशन ग्रैबर और हुक। मतलब कि हम कोशिश करते हैं कि हमने स्टार्ट के अंदर कुछ 2 4 ऐसे जुमलात या फिक्रात लिखने होते हैं जिनसे हम एग्जामिनर को मुतवज्जे कर सकें अपने उस ऐसे की तरफ, कि वो उसकी जो तवज्जो है वो ज़्यादा हो जाए और वो हमारा ऐसे पढ़ना चाहे। दूसरा, sometimes we feel stuck how to start your essay. You can start your introduction by thesis statement. It will be helpful for you. ये मुझे मेरे सर ने मशवरा दिया था और लिटरली लिटरली इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट
टिप फ्रॉम हिम टू मी। और आप यकीन करें, जब भी आप कभी भी आप चाहे मॉक एग्जाम में जाएं, आप कहीं पर भी जाएं ना, जब आप आउटलाइन जनरेट कर भी लेंगे, जब आपने इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना होगा ना, तो अल्टीमेटली आप देखेंगे कि आपका माइंड उस टाइम ब्लॉक हो चुका है। ठीक है, और ये हर किसी के साथ भी नहीं होता, लेकिन मेरे साथ होता था मोस्टली। तो फिर ना उन्होंने जो मुझे एक बहुत ही अच्छी टिप बताई वो यही थी कि आप ना वहाँ से स्टार्ट कर दें अपनी थीसिस स्टेटमेंट से ही। आप अगर फॉर एग्जांपल स्टार्ट ही अपनी थीसिस स्टेटमेंट से करते हैं ना, तो आप 2 से 3 सेंटेंस जैसे लिखेंगे तो आपका माइंड दोबारा वो रिकॉल करना स्टार्ट कर देगा चीज़ों को, और यू विल बी गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ रिदम इन योर एसे। तो ये एक बहुत अच्छी टिप है, अगर आप इसको फॉलो करके देखें, होपफुली आपको बहुत फायदा होगा। उसके बाद जी, स्टार्ट मेंशनिंग द पॉइंट्स ऑफ योर आउटलाइन इन सेंटेंसेस इफ योर आउटलाइन इज रिटन इन फ्रेजेस। नाउ कन्वर्ट दोज फ्रेजेस इनटू द सेंटेंसेस। सिमिलरली, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया था कि अगर तो आपने फ्रेजेस में लिखी है अपनी आउटलाइन, तो यहाँ पर उनके सेंटेंसेस बना लें। अगर आपने वहाँ पर सेंटेंसेस में लिखे हैं, तो यहाँ पर आप उनको थोड़ा सा रिफ्रेश कर लें, लेकिन आपने जो मेजर अपने पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर आप अपने मेंशन करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। कंबाइन सिमिलर पॉइंट्स ऑफ आउटलाइन ऑन द पेस्ट मॉडल, मतलब कि आपने अगर पॉलिटिकल के कॉजेज कुछ हैं, तो आप लिख दें कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, करप्शन काजेज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, लैक ऑफ विजनरी लीडरशिप एंड लैक ऑफ मेरिटोक्रेसी एंड सो मतलब कि इस तरह करके ना आपने कॉमा के साथ एक दो ऐसी हैं जो उनको इकट्ठी लिख के आपने मर्ज करके फर्दर वहाँ पर वो लिख देना है। या मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि किसी टाइम ये जब कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम किसी एक ऐसे के ऊपर प्रॉपर डिटेल में एक लेक्चर बना देंगे। नेक्स्ट अगर देखें तो जब आपने अटेंशन ग्रैबर भी लिख लिया, फिर आपने अपने जो पॉइंट्स हैं वो भी सारे मेंशन कर लिए। ठीक है, तो आपने कंबाइन कर लिया सिमिलर पॉइंट्स को। अब एट द एंड आपने क्या करना है जी, कंक्लूड यूर इंट्रोडक्शन बाय थीसिस स्टेटमेंट और स्टार्ट यूर इंट्रोडक्शन बाय दिस थीसिस स्टेटमेंट। आप कंक्लूड भी कर सकते हैं और आप एंड भी कर सकते हैं, सॉरी, आप इंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं। अगर आपने इंट्रोडक्शन में लिख लिया है, तो फिर कंक्लूजन आपने एक रे ऑफ होप के साथ करनी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपने कोई भी एग्जाम्पल्स वगैरह ये नहीं लिखनी, ये मैंने ना फर्दर मेंशन भी किया हुआ होगा कि आपने यहाँ पर डोंट गो फॉर बोम्बेस्टिक वोकेबलरी। आपने यहाँ पर वोकेबलरी को बहुत ज़्यादा फोकस नहीं देनी होती, बिकॉज एग्जामिनर जो है वो आपके वोकेबलरी आपके प्रेसी वाले पेपर में चेक कर चुका होता है। तो आपने सिर्फ उसके लिए अपनी वोकेबलरी को रखें। यहाँ पर आपने मोस्टली एक सिंपल वोकैब के साथ आप जाएं, कुछ नहीं होता, बस आपकी जो वर्डिंग है वो एक एडमिनिस्ट्रेटर वाली होनी चाहिए। मुझे यहाँ पर भी मेरे सर की बात याद आ रही है, मैं वो मेंशन कर देता हूँ। आपकी जो इंग्लिश है ना, वो इंग्लिश ऑक्सफोर्ड या लर्न्स या इस तरह के जो हार्वर्ड उस तरह के जो ग्रेजुएट्स होते हैं, और एक अल्टीमेटली एक बहुत ही बम्बास्टिक किस्म का जो एक होता है ना रीडर या राइटर, उस तरह की नहीं होनी चाहिए। और आपकी बीए के स्टूडेंट वाली भी नहीं होनी चाहिए। ये दो एग्जाम्पल सर ने दी थी, और फिर सर ने बताया था कि बेटा आपको मॉडरेट लेवल इख्तियार करना चाहिए। आप कुछ चीज़ें बीए वाली की ले लें और कुछ चीज़ें ऑक्सफोर्ड वाले की ले लें, और इनको मिला के जब आप कॉम्बिनेशन के साथ लिखना स्टार्ट करेंगे ना, तो यू विल बी लुकिंग एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, पॉलिसी मेकर एंड ब्यूरोक्रेट। ठीक है, तो आपने अपनी जो इंग्लिश लैंग्वेज है, ये इन दोनों चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए फिर आपने जाना है, मतलब कि आपने एक दरमियान वाला रास्ता इख्तियार करना है और फिर आपने यूज़ करना है। आप कोशिश करें कि दरमियान में अच्छे वर्ड्स यूज़ करें। आप फॉर एग्जांपल जहाँ पर डिक्रीज की बात करते हैं, वहाँ पर आप डिक्लाइनिंग या डिमिनिश यूज़ कर लें। जहाँ पर आप इंक्रीज की बात करते हैं, वहाँ पर आप एस्केलेट कर लें, बीफिंग अप कर लें, या इस तरह की जो राइजिंग टेंशन्स होती हैं, एस्केलेटिंग टेंशन्स वहां पर लिख लें। मतलब कि आपने सिर्फ जस्ट वोकेबलरी के साथ खेलना है। ठीक है, और बस यही करना होता है आपने वहां पर। अपने एक जो सिंपल लैंग्वेज के साथ आपने बहुत ज़्यादा वोकेबलरी नहीं यूज़ करनी। मुझे आज भी याद है, मेरी पहली क्लास थी, ओरिएंटेशन की क्लास थी मेरी, CSSSC की 2017 में। और वहाँ पर जब मेरे सर आए थे, तो उन्होंने आके सबसे पहले यही कहा था कि बेटा, एक मेरा यहाँ पर स्टूडेंट था, उसने इंग्लिश ऐसे के अंदर एक डिक्शनरी प्रॉपर, जो एक पॉकेट डिक्शनरी होती है, उसको हिफ्स कर लिया था।
और फिर उसने वहां पर जाके उन सब जो डिक्शनरी के अल्फाज थे उनको वो यूज करता गया। अब उसकी वोकैबलरी तो बहुत अच्छी हो गई थी और उसने यूज भी बहुत की थी, लेकिन वो ऐसे पास ना कर सका। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर को भी कई इस तरह के अल्फाज होते हैं, एग्जामिनर भी हमारी तरह ही होता है, वो इंसान है, उसको हर एक वर्ड्स का पता नहीं होता। तो उसको अगर फॉर एग्जांपल बार बार डिक्शनरी खोलनी पड़ेगी ना, तो फिर आपके लिए ये एक हार्मफुल चीज़ है, क्योंकि उनको एक फ्लो की चीज़ चाहिए होती है। आपने मैक्सिमम कोशिश करनी है कि आपके जो सेंटेंसेस हैं उनके अंदर कोहेरेंस हो, एक सिंपल सी बात लिखी हो और सीधी बात हो, उसको समझ आ जानी चाहिए। बस आपने इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करनी है। आपने अगेन कह रहा हूँ, कोई बोम्बास्टिक जो वोकेबलरी है उसको यूज़ नहीं करनी। सिंपल सी अपनी स्टेटमेंट्स दें ताकि उसको अंडरस्टैंड हो सके। आपने जो आपका जो इंट्रोडक्शन है, इट शुड बी कंसिस्ट ऑफ 220 टू 250 वर्ड्स, और इंट्रोडक्शन शुड बी इन अ टेक्सचुअल फ्लो एंड कोहेरेंट। ठीक है, मतलब कि आपने वही पेस मॉडल को यूज करते हुए आपने पहले पॉलिटिक्स की बात करनी है, फिर इकोनॉमी की बात करनी है, फिर आपने सोल्यूशन की बात करनी है। या आपने अगर काज एंड इफेक्ट मॉडल के ऊपर लिखा है तो आपने पहले काजेज के बारे में लिखना है, फिर आपने उसके इम्पैक्ट्स लिखा बताने हैं। यूजुअली इंट्रोडक्शन के अंदर हम सॉल्यूशंस की बात नहीं किया करते, वहाँ पर हम सॉल्यूशंस नहीं लिखते होते। हम जस्ट उनकी जो अपना मेजर पॉइंट्स होते हैं ना, हम उनको एक जनरल टर्म्स के अंदर डिस्क्राइब कर देते हैं कि अगर हम ये काम यूं नहीं करते तो अल्टीमेटली इट विल बी गिविंग अस सम सॉर्ट ऑफ critical consequences, or we will be on the receiving end. So for that reason we have to do some sort of sanity oriented measures ताकि हम कुछ बेहतर कर सकें। तो इसके साथ ही जी होपफुली मेरा ये जो लेक्चर है, ये जो मेरी वीडियो है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। इफ़ यू फाइंड इट इंफॉर्मेटिव, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ CSS, PMS या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। विद दीज वर्ड जी, आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।